हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने चैप्टर 1 में जो है चार्जेस की प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रोस्कोप और जो चार्ज होते हैं उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको कैलकुलेट करने के लिए, उसका पता करने के लिए जो कूलम्ब ने जो लॉ हमें दिया उसके बारे में हमने पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम लोग कूलम्ब लॉ के बारे में और थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होता है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस ऑफ फोर्स ऑन चार्ज, डिस्टेंस एंड मीडियम, यानी कि जो कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होता है वो चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, यानी कि चार्जेस के बीच में सेपरेशन पर, और मीडियम पर, चार्जेस के बीच में जो मीडियम होता है, जो मीडियम प्रेजेंट होगा उस पर भी ये फोर्स डिपेंड करेगा। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि वो फोर्स किस तरीके से इन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करता है। एंड इन द लास्ट हम कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होता है उसका वेक्टर नोटेशन यहाँ पर देखेंगे कि फोर्स को वेक्टर नोटेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रिकॉल करें, हमने कूलम्ब लॉ लास्ट क्लास में पढ़ा था। क्या होता है, हमने बताया कि कूलम्ब ने हमें चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक लॉ दिया। अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस Q1 and Q2 and is inversely proportional to the square of the distance between the charges Q1 and Q2। यानी कि हम इसको मैथमेटिकली लिख सकते हैं F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Here force F K is a constant which has numerical value 9 into 10 to power 9 Newton meter square per Coulomb square। Q1 and Q2 are charges, point charges, and R is the distance between चार्ज Q1 एंड Q2। ओके, अब आगे बात करते हैं कि हमने बताया कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है ये दो चार्जेस के बीच में काम करता है, और हम लोग जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जो फोर्स होते हैं वो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स हैं वो ऑलवेज पेयर्स में होते हैं। पेयर्स का मतलब है कि दो जो चार्ज हैं Q1 और Q2, ये इनके बीच में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है, उसी सेम टाइम पे Q2 भी Q1 पर फोर्स लगाएगा सेम मैग्नीट्यूड का, और उन दोनों फोर्सेस की जो डायरेक्शन होगी वो एक दूसरे के अपोजिट होगी, जैसा कि हमने न्यूटन्स थर्ड लॉ में पढ़ते हैं कि जो फोर्स होते हैं दो ऑब्जेक्ट्स पर काम करते हैं, एक दूसरे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर म्यूचुअली पेयर के रूप में काम करते हैं, और उनके मैग्नीट्यूड बराबर होते हैं और डायरेक्शन जो है वो अपोजिट होती है। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फोर्स भी न्यूटन थर्ड लॉ को होल्ड करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है। नेक्स्ट है द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस गेट्स स्ट्रोंगर एज द चार्जेस मूव्स क्लोजर टुगेदर। यानी कि अगर हम जो चार्ज हैं Q1 और Q2 अगर उनको एक दूसरे के पास लेकर आते हैं तो जो फोर्स है वो स्ट्रोंगर होता है, यानी कि उसकी वैल्यू जो है, फोर्स की जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि हमने कहा कि जो फोर्स होता है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। तो अगर डिस्टेंस को कम करेंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी। द फोर्स ऑल्सो गेट्स स्ट्रोंगर इफ द अमाउंट ऑफ चार्ज बिकम्स लार्जर। यानी कि अगर हम चार्जेस की अमाउंट या चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है Q1 और Q2 का, अगर उसको इंक्रीज करते हैं तब भी फोर्स की अमाउंट जो है वो बढ़ेगी, फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, क्योंकि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q1 एंड Q2। द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड और अमाउंट ऑफ द ईच चार्ज। वहाँ पे Q1 F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। तो अगर हम किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल कर देते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर दिखाया है कि अगर हम इस चार्ज का मैग्नीट्यूड Q से बढ़ाकर डबल कर देते हैं, यानी कि 2Q कर देते हैं, तो ऐसा करने पर इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। सो अगर किसी एक चार्ज का
मैग्नीट्यूड डबल करते हैं तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब ये ऐसा नहीं है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड हमने डबल किया है केवल उसी पर फोर्स डबल होगा, क्योंकि हमने बताया कि फोर्स जो है एक म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है, यानी कि दोनों चार्ज एक दूसरे पर सेम अमाउंट का फोर्स लगाते हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जिस अमाउंट से इस पर फोर्स बढ़ेगा उसी अमाउंट से इस चार्ज पर भी क्या हो जाएगा, फोर्स बढ़ जाएगा। तो 2F अमाउंट का फोर्स अगर 2Q पर काम करता है तो 2F अमाउंट का फोर्स भी -Q पर काम करेगा ड्यू टू म्यूचुअल इंटरेक्शन। ओके, डबलिंग बोथ चार्जेस क्वाड्रपल्स द फोर्स। अगर हम दोनों चार्जेस को डबल कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो फोर्स पहले काम कर रहा था अब वो 4 टाइम्स हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा दोनों के बीच में। ठीक है, सेम वही बात, क्योंकि म्यूचुअल इंटरेक्शन है इसलिए दोनों पर ही फोर्स क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। द फोर्स बिटवीन चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये हमने पढ़ा कूलम लॉ में कि भाई जो फोर्स होता है वो चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हम इस डिस्टेंस को कम या ज़्यादा करेंगे तो उससे फोर्स की वैल्यू इफेक्ट होगी। देखें यहाँ पर, डबलिंग द डिस्टेंस रिड्यूसेस द फोर्स बाई ए फैक्टर ऑफ 2 स्क्वायर, यानी कि 4 से जो 4 के जो फैक्टर है उससे फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम चार्जेस के बीच में डिस्टेंस को डबल करते हैं तो जो फोर्स है वो अपनी ओरिजिनल वैल्यू का क्या रह जाएगा, 1/4 रह जाएगा, क्योंकि वो स्क्वायर के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर यहाँ पे हम आर स्क्वायर की बात करें तो आर स्क्वायर में अगर आर की जगह पे 2r करेंगे तो नीचे जो है 1/4 फैक्टर उसमें आ जाएगा, यानी कि जो फोर्स है वो 1/4 टाइम्स रह जाएगा ओरिजिनल वैल्यू का। तो डिस्टेंस को अगर इंक्रीज किया जाए तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, अगर डिस्टेंस को कम किया जाए तो फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एन इनवर्स स्क्वायर लॉ बिकॉज द फोर्स एंड डिस्टेंस फॉलो एन इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। जो कूलम्ब लॉ में जो फोर्स होता है इसको हम इनवर्स स्क्वायर लॉ के कंसिक्वेंस के रूप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो फोर्स है वो एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, या कह सकते हैं कि इनवर्स स्क्वायर फोर्स है। ओके, फिर अब बात करते हैं कि जो फोर्स होता है वो मीडियम पे किस तरीके से डिपेंड करता है। चार्ज और चार्जेस के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस की हम बात कर चुके हैं, तो बात करते हैं मीडियम। इफ द चार्जेस आर इन एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम एंड नॉट इन वैक्यूम, द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम एप्सिलॉन 0 should be replaced by the permittivity epsilon of that medium. Hence Coulomb's force in that medium Fm, यहाँ पर हम मीडियम में कूलम फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, Fm इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप याद करेंगे कि हमने पहले यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा था फॉर वैक्यूम और फ्री स्पेस। तो मीडियम के केस में, किसी दूसरे इंसुलेटिंग मीडियम के केस में फोर्स का एक्सप्रेशन इस तरीके से लिखा जाएगा। अब इसका क्या इफेक्ट आता है, तो हम थोड़ा और देखें तो कूलम फोर्स एक्टिंग ऑन 2 पॉइंट चार्जेस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन द 2 चार्जेस। तो द रेशियो ऑफ द 2 फोर्सेज, कौन कौन से 2 फोर्सेज का रेशियो की बात कर रहे हैं, एक तो जो कि वैक्यूम में था और उसको हम कैसे लिख सकते हैं, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और दूसरा फोर्स कौन सा हो जाएगा कि इन्हीं चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, इंसुलेटिंग मीडियम, जिसका परमिटिविटी क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन। इन दैट केस ये फोर्स कैसे लिखा जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अगर हम इन फोर्सेज का रेशियो निकालें तो क्या आएगा, F अपॉन Fm इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप इन एक्सप्रेशंस का रेशियो जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि ये 2 परमिटिविटी का रेशियो हो गया। ये परमिटिविटी है मीडियम की और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है फ्री स्पेस की। और ये जो रेशियो होता है ये एक कांस्टेंट वैल्यू आती है और इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, और इसको हम बोल सकते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो इसके 2 सिंबल होते हैं, इसको लिखने के एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं या इसको के से डिनोट कर सकते हैं। सो अगर किसी मीडियम की बात करें फोर्स के लिए, यानी कि अगर कोई 2 चार्जेस के बीच में अगर कोई मीडियम आपने इंसर्ट कर दिया तो उस केस में जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड कम हो जाता है। और किस तरीके से कम होता है तो उसको आप इस फॉर्मूले की हेल्प से याद रख सकते हैं
ये 1/k टाइम्स हो जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू का। जैसे कि अगर मान लीजिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 2 है, तो वैक्यूम के कंपैरिजन में उस मीडियम में जो फोर्स है वो 1/2 टाइम्स रह जाएगा अपनी ओरिजिनल वैल्यू का, यानी कि आधा हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स होता है, फोर्स चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो यहाँ पर भी जो कूलम फोर्स है उसको अगर हम वेक्टर फॉर्मेशन में लिखें, वेक्टर फॉर्म में लिखें, तो वो ज़्यादा ईजी होगा, क्योंकि कई बार हमें वेक्टर नोटेशन की भी आवश्यकता पड़ती है फोर्सेस को ऐड करने के लिए। सिंस फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज बेटर टू राइट कूलम्स लॉ इन द वेक्टर नोटेशन। कैसे लिख सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए हमने दो चार्ज लिए हैं, Q1 और Q1 एंड Q2। इन चार्जेस का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में है R1 वेक्टर एंड R2 वेक्टर। यहाँ पर ये जो बोल्ड लेटर हैं ये वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि R1 जो वेक्टर है वो बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, यानी कि बोल्ड टाइप किया हुआ है, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक में देखेंगे। तो R1 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1, R2 वेक्टर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q2। एंड यहाँ पर हमने एक और नया वेक्टर लिखा हुआ है R21 वेक्टर, और ये R21 वेक्टर इज डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 टू Q2। यहाँ पर ये एरो साइन से आपको पता चल जाएगा कि ये वेक्टर का डायरेक्शन कौन सा है, Q1 से Q2 की तरफ है। और अगर हम यहाँ पर वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ देखें, तो यहाँ पर ये तीन वेक्टर हो गए, R1, R21 वेक्टर एंड R2 वेक्टर, और ये तीनों मिलकर एक ट्रायंगल फॉर्म करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, R21 वेक्टर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई R1 वेक्टर और R21 वेक्टर जो है वो हेड टू टेल मेथड से ऐड है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या है, R2 वेक्टर। So we can write R2 vector equals to R21 vector plus R1 vector, और उससे हम निकाल सकते हैं R21 vector equals to R2 vector minus R1 vector, राइट। यहाँ पर हमने ये मान लिया है कि दोनों चार्जेस जो हैं वो लाइक चार्जेस हैं, या तो दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव है, Q1 एंड Q2। सो दे आर रिपेलिंग ईच अदर, दोनों एक दूसरे को एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एरो साइन हमने बनाया हुआ है दोनों फोर्सेज के लिए। यहाँ पर F12 जो फोर्स है, तो ये है फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, और ये Q2 से दूर जाने वाली डायरेक्शन में एरो साइन हमने बनाया हुआ है, यानी Q2 जो है Q1 को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। सिमिलरली F21 इज द फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1, और यहाँ पर भी हमने एरो साइन जो है वो Q1 से दूर जाता हुआ बनाया है। इसका मतलब है कि ये F21 जो फोर्स है इसकी वजह से चार्ज Q2 Q1 से दूर जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि Q1 एंड Q2 आर रिपेलिंग ईच अदर। ओके, तो ये तो हमने थोड़ा सा इनके लिए एक वेक्टर डायग्राम में इनका पोजीशन वेक्टर वगैरह और इनके बीच में सेपरेशन जो है Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है उसको हम R21 वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या अगर हम कहें तो Q1 और Q2 के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सो अब हम इन वेक्टर नोटेशन में कूलम्ब फोर्स को कैसे लिख सकते हैं, F21 वेक्टर, यहाँ पे वेक्टर नोटेशन यूज करें तो F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0, यहाँ पर वैक्यूम या फ्री स्पेस को मीडियम माना गया है, तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर जो सेपरेशन होती है, तो यहाँ पर Q1 और Q2 के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या हो गई है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दैट इज R21 और उसका स्क्वायर। और डायरेक्शन के लिए यहाँ पर हमने एक यूनिट वेक्टर यूज किया है R21 कैप, और R21 कैप क्या होता है, R21 कैप हो जाएगा R21 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R21 वेक्टर। तो R21 वेक्टर हम लोगों ने लिखा है कि R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और इस R21 वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है R21 कैप। और यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है कि जो वेक्टर है उसमें उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो वो उस वेक्टर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर हमें मिल जाता है। तो ये तो हो जाएगा फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली वी कैन राइट द फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2। इसको कैसे लिख सकते हैं, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर। अब ये जो डिस्टेंस थी Q1 और Q2 के बीच में, तो उसके लिए हम R12 नोटेशन अगर यूज करें तो उस केस में क्या हो जाएगा कि ये जो हमने वेक्टर बनाया था डिस्प्लेसमेंट का कहें या सेपरेशन का कहें, जो हमने यहाँ पर बनाया था Q1 से Q2 की तरफ, इसको अगर हम Q2 से Q1 की तरफ डायरेक्शन में इसको रिप्रेजेंट करें, Q2 से और Q1 की तरफ, तो उस केस में हम इसको क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर। और इन दैट केस R12 वेक्टर लिखेंगे
तो R12 वेक्टर आ जाएगा आपका क्या, R1 माइनस R2। तो उसी चीज़ को यूज़ करें तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, तो इसके लिए सेपरेशन क्या हो जाएगी, R12, तो ये R12 का स्क्वायर और ये यूनिट वेक्टर हो जाएगा R12 कैप। तो R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12 वेक्टर, राइट। तो R12 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, और R21 वेक्टर क्या होता है, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो R12 वेक्टर और R21 वेक्टर में रिलेशन देखेंगे तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो माइनस साइन यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। तो इस चीज का अगर हम यूज करें तो R12 कैप इज द यूनिट वेक्टर इन द अपोजिट टू द R21 कैप, यानी कि R12 कैप और R21 कैप एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स हैं। अगर हम इस फैक्ट का यूज करें तो F12 वेक्टर इक्वल्स टू माइनस F21 वेक्टर, यानी कि F12 वेक्टर और F21 वेक्टर ये दो फोर्स हैं जो कि मैग्नीट्यूड में बराबर हैं और डायरेक्शन में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो कूलम लॉ में जो फोर्स है वो क्या करता है, न्यूटन थर्ड लॉ को सेटिस्फाई करता है। यहाँ पर ये दो फोर्स जो हमने लिखे हैं आर वैलिड फॉर एनी साइन ऑफ Q1 एंड Q2 विथ आर पॉजिटिव और नेगेटिव इफ Q1 एंड Q2 आर ऑफ द सेम साइन either both positive or both negative, F21 vector is along R21 cap, यानी कि अगर जो हमने एक्सप्रेशन पीछे लिखे हैं अगर उनमें Q1 और Q2 सेम साइन के हैं, यानी कि लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो वहाँ पर अगर आप जो चार्जेस हैं उनको अगर हम साइन यूज भी करें उनका Q1 और Q2 का, तो वहाँ पे F21 वेक्टर is always along to the R21 cap which denotes repulsion एज इट शुड बी फॉर लाइक चार्जेस, यानी कि अगर हमें नहीं पता कि भाई लाइक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, तो इस वेक्टर नोटेशन में अगर हम चार्जेस को उनके साइन के साथ में यूज करें तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रिपल्शन आ जाएगा लाइक चार्जेस के लिए। और Q1 और Q2 अगर अपोजिट साइंस के हैं, यानी कि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इन दैट केस F21 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस R21 कैप की डायरेक्शन में आएगी, जैसा कि आप नीचे वाले डायग्राम में देख सकते हैं। Q1 और Q2 अगर दोनों सेम साइन वाले चार्ज हैं तो उस केस में जो फोर्स होगा F21 वेक्टर ये हमेशा R21 कैप की डायरेक्शन में होगा, यानी कि रिपल्शन को शो करेगा। और अगर Q1 और Q2 दोनों अनलाइक चार्जेस हैं, अपोजिट चार्जेस हैं, तो उस केस में F21 वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो R21 कैप के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, यानी कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो वेक्टर नोटेशन में है इसमें जो है ऑटोमेटिक ही आपके जो लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्शन और अनलाइक चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन होता है वो स्वतः ही यहाँ पे आ जाता है निकल के डायरेक्शन को देख के, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्शंस जो हैं वो उसी तरीके से निकल कर आती हैं कि अगर सेम चार्ज हैं तो जो फोर्स होता है वो रिपल्सिव होता है, और अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो जो फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है। अब इस कूलम लॉ का एक एग्जांपल यहाँ पर हम देखें। Determine the magnitude and direction of the electric force on the electron of a hydrogen atom exerted by the single proton which has charge Q2 equals to plus E. That is the atom's nucleus. हाइड्रोजन एटम में एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर एक सिंगल प्रोटॉन होता है और उस पर चार्ज होता है प्लस ई, और उस प्रोटॉन के चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है इन ए फिक्स्ड ऑर्बिट, और उस इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई। एज्यूम द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड द प्रोटॉन इज R इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। तो यहाँ पे हमें इस इन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स काम करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करनी है। तो मैंने बताया कि जो प्रोटॉन है उसके पास में चार्ज है प्लस ई, इलेक्ट्रॉन के पास में जो चार्ज है वो है माइनस ई, तो Q1 इक्वल्स टू माइनस ई और Q2 इक्वल्स टू प्लस ई, और उनके बीच में सेपरेशन जो होगी, डिस्टेंस जो होगी वो हमें यहाँ पर दी हुई है 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। तो अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कूलम्स लॉ का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो K की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। Q1 जो है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q2 इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोटॉन्स चार्ज। तो दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। दोनों वैल्यू आपने यहीं पे यूज की और R की वैल्यू ये यूज करते हैं, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 8.2 इंटू 10⁻8 न्यूटन।
अब डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड द प्रोटॉन बिकॉज द चार्जेस हैव अपोजिट साइंस, तो द फोर्स इज अट्रैक्टिव। हम लोग जानते हैं कि जो अनलाइक चार्ज होते हैं उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, इसलिए जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स प्रोटॉन, क्योंकि ये अट्रैक्टिव फोर्स इस पर लगा है। ओके, अब एक जो हमने अभी तक यहाँ पर लाइक और अनलाइक चार्जेस का जो कॉन्सेप्ट यहाँ पर पढ़ा है, तो उसके लिए एक सिंपल प्रॉब्लम है, एक तरीके से कह सकते हैं कि आर्गुमेंट बेस्ड। द फिगर शोज 5 पेयर्स ऑफ प्लेट्स ए, बी एंड डी आर चार्ज्ड प्लास्टिक प्लेट्स and C is an electrically neutral copper plate. The electrostatic forces between the pairs of plates are shown for 3 of the pairs. For the remaining 2 pairs, do the plates repel or attract each other? यानी कि यहाँ पर A, B, C और D 4 प्लेट्स हैं, जिनमें से A, B और D जो है वो चार्ज प्लास्टिक प्लेट्स हैं और C एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कॉपर प्लेट है। और ये 4 प्लेट से यहाँ पर 5 पेयर बनाए हुए हैं, इनमें से 3 पेयर के बीच में आपको फोर्स रिप्रेजेंट किया हुआ है और रिमेनिंग 2 जो पेयर हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, ये हमें यहाँ पर पता करना है। जो आर्गुमेंट हमें यहाँ पर दिए गए हैं उनका यूज़ करते हुए, जो नॉलेज अभी तक हमने गेन की है उसका यूज़ करते हुए हमें ये पता करना है कि सी और डी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, सिमिलरली बी और डी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा। तो ये आपके होमवर्क के लिए है, आप लोग इसको खुद करने की कोशिश करें, पता करने की कोशिश करें सी और डी के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, लाइक बी एंड डी के बीच में भी रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा। हियर 2 प्रॉब्लम्स फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। इसमें से पहला है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन 2 स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। यानी कि 2 स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैं और उन पर जो चार्जेस की वैल्यू है वो भी आपको दी गई है और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो भी आपको दिया गया है इन एयर 30 सेंटीमीटर। तो आपको फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आप सिंपली कूलम्स लॉ का जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आता है वो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सेकंड क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम due to another small sphere of charge minus 0.8 माइक्रोकूलम in air is 0.2 न्यूटन। यहाँ पे हमें जो 2 स्मॉल स्फीयर हैं जिनमें एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पर नेगेटिव चार्ज है और जो एयर में रखे हुए हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स काम कर रहा है उसकी वैल्यू दी हुई है 0.2 न्यूटन। क्या पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स। तो उन दोनों स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस क्या है वो हमें कैलकुलेट करनी है, तो आप फिर से वही यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए जो फॉर्मूला होता है F=K⁴ तो यहाँ से आपको R का पता करना है क्योंकि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्फीयर्स, दैट इज R। सेकंड, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप अपना जो आर्ग्यूमेंट है जो अभी तक हमने पढ़े हैं, जो फैक्ट्स अभी तक हमने जाने हैं उसका यूज करके आपको ये बताना है द फोर्स, जो फोर्स होगा सेकंड स्फीयर पे, यानी कि जो -0.8 माइक्रोकूलम का जो स्फीयर है इस पर जो फोर्स काम करेगा उसका वैल्यू हमें पता करनी है कि वो फोर्स कितना होगा। ओके, ये आप करेंगे होमवर्क में और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे कि आगे वेक्टर नोटेशन का यूज़ करते हुए किस तरीके से फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, यानी कि वेक्टर एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।